Hey everyone, this is Dr. Shivani and today we will discuss about armed forces and their fundamental rights. ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस रहती हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो कौन डिसाइड करता है और कौन उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, कौन उनको एब्रोगेट करता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। तो आर्टिकल जो आपका 33 से लेके जो 35 है वो डील करता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस, मार्शल लॉ एंड देयर फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 33 जो है आपका वो बात करता है कि जो आपका पार्लियामेंट है उसके पास एक पावर है, उसका राइट है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या एब्रोगेट कर सकता है, या तो पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है या उसको कुछ कम कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। किसके? जो आर्म्ड फोर्सेस रहती हैं आपकी, सारी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपकी पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंट एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। ठीक है, तो जो यहाँ पे बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो आपकी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कम कर सकती है या फिर बिल्कुल ख़त्म कर सकती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ दीज पीपल। एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कांट बी चैलेंज्ड। कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है आपके आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, तो वो उनको आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 32 जो आपका है उसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। आर्टिकल 33 पर्टिकुलरली बात करता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स के बारे में। ओके, तो और अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ लिखा है नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट करने के लिए। क्यों? ये ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोविजन का वो ये है कि ताकि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको डिस्चार्ज कर सकें और उनके बीच में एक जो डिसिप्लिन है आर्मी का वो मेंटेन रहे। इसलिए आपको पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ओके, तो जो है, और ये हमने आपको बता दिया आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 33 जो है इसके अंडर आपको पार्लियामेंट ने अभी तक एक फर्स्ट है आपका द आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, ये टोटल आर्मी एक्ट्स हैं। फिर आ गया पुलिस फोर्सेस का, ये 1966 में हुआ था, एंड द BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड सो ऑन। ये जो एक्ट हैं ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं पार्लियामेंट लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल्स आपको पता है क्या होते हैं? ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिलिट्री लॉ। ठीक है, जितने भी आपके आर्मी के केसेस रहते हैं वो सारे आपके जो आपके ट्रिब्यूनल्स, आर्मी ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको कोर्ट मार्शल्स कहा जाता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी आपके आर्टिकल 33 के अंडर, ठीक है, वो ये चीज़ भी कोर्ट मार्शल्स को भी एक्सक्लूड कर सकती है फ्रॉम द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। की जो आपके कोर्ट मार्शल अगर किसी का होता है तो वो है कि वो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, वो इसको एक्सक्लूड कर सकता है। ये भी आपके पार्लियामेंट के पास पावर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ क्या हो गया? मार्शल लॉ है वो है आपका मिलिट्री रूल, और ये जो हमने कंसेप्ट बोरो किया था ये हमने फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया था, जो आपका ब्रिटिश जो आपका रूल था। और इसमें क्या होता है, आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर है कि वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी मार्शल लॉ डिक्लेयर कर सकता है अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस, जैसे आपका वॉर,
invasion, insurgency, riots and any violent resistance to law। ठीक है, जैसे आपके कोई भी दंगे हैं या फिर इंसर्जेंसी रहती है, राइट्स रहते हैं, वहाँ पे ऐसे केसेस में अगर सरकार को लगता है, पार्लियामेंट को लगता है कि वहाँ पे मार्शल लॉ होना चाहिए, तो वो उसको कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉमन मैन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब जिस जगह पे मार्शल लॉ लगता है, डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पे जो लोग हैं, रह रहे हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है, और जो है आप इनके एनफोर्समेंट के लिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वायलेशन हो रहा है, इसके लिए आप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे अगर किसी एरिया में आपका मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है, अब वहाँ क्या है, जो वहाँ पे अब सुप्रीम अथॉरिटी है वो आपके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो अथॉरिटी है, वो अपना काम वहाँ पे करते हैं। जो पहले कौन किया करते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जैसे दूसरे स्टेट्स में होता, अगर किसी स्टेट में मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन चलाता है, मिलिट्री अथॉरिटीज चलाती हैं, वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो और वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, लोगों के आने जाने में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, मतलब जो उनके नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो उन पे रोक लगा सकते हैं सिविलियंस की, और उनको पनिश भी कर सकते हैं सिविलियंस को, और इवन उनको शूट या फिर उनको मार भी सकते हैं। ओके, तो और एक और चीज़ है, और जहाँ पे आपका कोर्ट मार्शल डिक्लेयर होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये एक पावर देता है आपके पार्लियामेंट को टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा इसको। अब इसमें क्या है, जो आपके जैसे अगर जिस एरिया में आपका मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है, तो वहाँ पे क्या होता है, अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर किसी भी पर्सन को जो कि कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, और जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन और रिस्टोर करने में कोई भी आपको या फिर उसका कनेक्शन उसमें पाया जाता है। जैसे अगर किसी जगह पे आपका इंसर्जेंसी चल रही है, राइट्स चल रहे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी इंसान उससे कनेक्ट है और उससे कनेक्शन रखता है, तो आपके पास पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो उसको पनिशमेंट कर सकता है, और जो आपका पार्लियामेंट है और वो उसको कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। और ठीक है, जो भी आपके उसमें जो आपका मार्शल लॉ है जिस भी एरिया में लगा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 बात करता है आपकी कि जो आपके आर्टिकल 33 है जिसमें हमने आर्म्ड फोर्सेस की फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, और जो 34 है उसमें हमने बात की मार्शल लॉ की बात की। ठीक है, तो अब उनके लिए जो लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है, वो जो होगा, वो जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है, ये क्यों किया गया, स्टेट लेजिस्लेचर भी तो आपके लॉज बना सकती हैं, बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपके मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकती है, पर ऐसा नहीं है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 35 में। ठीक है, आर्टिकल 35 में। और दूसरी बात, ये प्रोविज़न क्यों बनाया गया, क्योंकि अब ताकि यूनिफॉर्मिटी हमारे इंडिया में बनी रहे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेके, और जो पनिशमेंट जो दी जाएगी अगर कोई कोर्ट मार्शल वाले एरिया में कोई भी ऐसा काम करता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, या फिर किसी का कनेक्शन इंसर्जेंट्स के साथ मिलता है या कुछ भी, तो उस केस में अब यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, जैसे अगर पर्टिकुलर स्टेट में किसी के आपका
कोर्ट सॉरी आपका मार्शल लॉ चल रहा है, तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाती है तो अब हर जो अलग अलग स्टेट्स रहेंगी, मान लो अभी एक स्टेट में लगा, फिर उसके साथ में दूसरी स्टेट में भी मार्शल लॉ चल रहा है और यहाँ पे कुछ और रूल्स बनाए गए हैं और यहाँ पे कुछ और पनिशमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पे कुछ और, तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाएगी। इसलिए जो पार्लियामेंट है वो पूरी स्टेट्स के लिए अलग अलग नहीं, एक यूनिफॉर्म लॉज बनाएगी। इसीलिए ये जो पावर है ये किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। और अब हम बात कर लेते हैं जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है किन किन चीज़ों, किन किन मैटर्स को लेके, किन किन सब्जेक्ट को लेके पार्लियामेंट के पास पावर है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है आपको पता है हमारा आर्टिकल 16 में बोला गया है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमारे आर्टिकल 16 में मेंशन है। बट अब क्या है यहाँ पे, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स इन अ स्टेट। ठीक है, अब क्या है, पार्लियामेंट बोल सकती है कि कोई मतलब किसी भी जो कोई अगर मान लो किसी को एम्प्लॉय करना है तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या लॉज बना सकती है कि पर्टिकुलर किसी जगह के पर्सन को ही हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 16 का वॉयलेशन हो रहा है क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हमारे आर्टिकल 16 में की गई है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। ये आप पार्लियामेंट के पास पावर है। सेकंड है एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी आपको पता है जो डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है या हाई कोर्ट देता है। ये पावर बाकी जो आपके कोर्ट्स रहते हैं, ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, उनके पास नहीं होता। तो अब क्या होता है कि आर्टिकल 35 के अंडर जो आपका पार्लियामेंट है वो एम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को डायरेक्शंस इशू करने के लिए, ऑर्डर्स इशू करने के लिए, और रिट्स को, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट्स के लिए जो हम रिट्स इशू करते हैं उसके लिए भी आप एम्पावर कर सकते हो कोर्ट्स को, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अलावा हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड है रिस्ट्रिक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 33 में आर्म्ड फोर्सेज और उनके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आपका पार्लियामेंट। और लास्ट है आपका इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। ये आपके आर्टिकल 34 में, जिसमें हमने मार्शल लॉ की बात की गई है। इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, मैंने आपको बताया इंडेमनीफाइंग का मतलब है कि अगर किसी जैसे अगर किसी चीज़ से गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है या कुछ भी हुआ है तो उसकी जो भरपाई करेगा, इंडेमनीफाइंग उसको बोलते हैं। वो कौन करेगा, वही गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसमें इन्वॉल्व होगा वही करेगा, या फिर कोई और अदर पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। ठीक है, अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर कोई भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व है किसी भी गलत चीज़ में, तो उसका जो लॉस होएगा वो कौन भरेगा, वही जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई भी पर्सन। तो ये हमारे आर्टिकल 34 में बात की गई है। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है हमारा पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकता है, ना कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा जो आपका आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ, जो आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ है वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे आपके नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंट है। ये मैंने अपना हमारे इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है वहाँ से लिया है। ओके, जो आपका मार्शल लॉ है वो सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, बट जो आपके नेशनल इमरजेंसी है उसमें तो आपके फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते ही हैं। बट जो आपके सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, जैसे आपका सेंटर पावरफुल हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। ओके, जो रेवेन्यूज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और जो लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर जो है वो सेंटर के पास ज़्यादा होती है, ओवर राइडिंग पावर आपकी सेंटर के पास रहती हैं। हालांकि आपका स्टेट भी वो बना सकता है। एंड में एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट, और जो अगर कभी इमरजेंसी लग चुकी है तो आपका जो पार्लियामेंट का जो आपका टेन्योर होता है 5 साल से ज़्यादा, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
ओके, जो मार्शल लॉ है वो गवर्नमेंट को सस्पेंड करता है, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड करता है। ओके, बट जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो उसको कंटिन्यू ही रखता है, जो भी गवर्नमेंट चल रहा है वही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे तो आपके मिलिट्री अथॉरिटीज़ आपके कानून अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से एडमिनिस्ट्रेशन करता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट तो चलती है। इट इज़ इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, ये क्यों इम्पोज किया जाता है? रिस्टोर करने के लिए। कहीं इंसर्जेंसी है, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, जो कि आपका लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, उस रीज़न के लिए इसको इम्पोज किया जाता है। और ये आपको पता है, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन के 3 रीज़न के ग्राउंड्स के बेसिस पे इम्पोज किया जाता है। इट इज़ इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, आपको पता है, और इट इज़ इम्पोज ईदर इन द होल कंट्री। नेशनल इमरजेंसी है, या तो वो पूरे देश में लगाई जा सकती है या फिर देश के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच मार्शल लॉ की बात नहीं की गई है, इट इज़ इम्प्लिसिट। और जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, इसको बहुत डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। जो हमारे आर्टिकल 352 है, उसके अंदर हमारी नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, और ये एक्सप्लिसिट है, मतलब क्लियर है एकदम और डिटेल्ड है। और ये इम्प्लिसिट है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और डिटेल में भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 33, 34 एंड 35, और ये हो गया हमारा चैप्टर, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ रेट, रिकमेंड, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।